Hi, my name is Ritu Sharma and I am preparing for banking exams 2023. I hope you all are doing well and I welcome you all to my channel Be Confident. I request you all अगर आप लोगों को इंश्योरेंस पढ़ना है तो आप लोग पहले ना इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप प्लीज़ देखिएगा पहले, उसके बाद में आपको ये वाला वीडियो लिंक। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने लाइफ इंश्योरेंस की जो हिस्ट्री है उसको मैंने पढ़ाया है। अब मैं आप लोगों को जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी इट्स फाइन, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है वो लेके कौन आया था? ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के थ्रू हमारे इंडिया में आई थी, ठीक है। और पहली बारी जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है वो ब्रिटिशर्स ने खोली थी, जिसका नाम था ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। 1850 में 1850 में कैलकाटा में खुली थी। 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी खुली थी। ये जो कंपनी थी ये पहली ऐसी कंपनी थी जो मतलब हर तरीके के जनरल इंश्योरेंस करने लगी थी उस टाइम पे। देन 1957 में इंडिया में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बना है, और जो ये जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बना था वो अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 64C के तहत बना है, राइट। अब आगे देखते हैं, जो 1938 वाला इंश्योरेंस एक्ट था उसमें ना 1968 में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट क्या था? टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट्स एंड सेट मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन्स, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये जो सॉल्वेंसी मार्जिन है ये क्या है, तो भाई ऐसा मतलब डिसाइड किया जाता था कि भाई जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस कर रही हैं उनके पास ना इतना पैसा होना चाहिए कि आप लोग अपने कस्टमर्स को दे सको, तो उस बारे में था ये। दैट टाइम फिर ना टीएसी भी बन रहा था। टीएसी क्या है? टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। अब ये जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी है इसका काम क्या था? ये डिसाइड करना कि जो जनरल इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनको मतलब कितना प्रीमियम रखना चाहिए, किस टाइप से प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए कि उनका मतलब आराम से बाद में रिस्क वगैरह कवर हो सके, उसके लिए। अब 107 टोटल इंश्योरर्स जो थे, जो भी इंडियन कंपनी थी प्लस जो भी फॉरेनर कंपनीज थी जनरल इंश्योरेंस की, उन सबको ना मिला के 4 बड़ी बड़ी कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये क्या कौन कौन सी कंपनी थी? NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड, NIACL नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, OICL ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड UIICL यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब 1 जनवरी 1971 में इन चारों कंपनीज को मिला करके GIC बना दिया गया। GIC इन द सेंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, जो कि भारत की एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया 1972 में और जो इफेक्ट में आई थी 1973 में। फाइनली 1972 से लेके 1999 तक जो GIC है उसकी मोनोपोली रही है, ठीक है। तो टोटली 1999 तक 1999 तक LIC और GIC ये 2 ही कंपनीज थी जो इंडिया में इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रही थी, उनका मोनोपोली चल रहा था। अब देखो 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए। LPG का मतलब क्या है? यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण, ठीक है। 1991 में आया था। दैट टाइम पे ना मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और PV नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। अब उस टाइम पे ना इंडिया की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। उस टाइम पे इतना था कि मतलब गोल्ड गिरवी पड़ा था, ठीक है, बैंकरप्ट होने वाला था इंडिया। तो ना एक ही तरीका था जिससे इंडिया को बचाया जा सकता था, नेहरूवियन सोशलिज्म को खत्म करके, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि भाई इंडिया को ना कैपिटलिस्टिक कंट्री बनना पड़ेगा, वरना हम लोग ना भूखे मर जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हमको ना वर्ल्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये उसका सोल्यूशन था। देन 1991 में भारत की जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ा गया, और किसके थ्रू? LPG रिफॉर्म्स के थ्रू।
अब जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लग गई, ठीक है। देन 1993 में, ठीक है, 1993 में आर.एन. मल्होत्रा कमेटी बनाई गई। अब कमेटी जो होती है ना, कमेटी होती है कुछ मेंबर्स का ग्रुप होता है, ताकि उनको ना कोई एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है जिसके बारे में उन लोग रिसर्च करते और हम मतलब सजेस्ट करते हैं कि भाई अपन को ना इस सेक्टर में इस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि हमारा वो वाला सेक्टर ग्रो करेगा। तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी बनाई और इस कमेटी ने ना सजेशंस दिए। अब सजेशन क्या दिए कि भाई एलआईसी और जीआईसी के अलावा लोगों के पास है ना ऑप्शन ही नहीं है अब, ठीक है। तो अपन को क्या करना चाहिए, अब प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ करना चाहिए कि भाई वो इंश्योरेंस सेक्टर में आ सके, ठीक है। बहुत पहले तो बहुत सारी कंपनीज थी जिनको मिला के एलआईसी और जीआईसी बनाया था, ठीक है। अब कई टाइम तक इन दोनों की ही मोनोपोली चली, तो उसकी वजह से फिर ये बोला गया कि अब ना अपन को थोड़ा कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए। तो जिसके लिए ना एक तो प्राइवेट कंपनीज को आने को अलाउ करो और दूसरा सजेशन दिया कि आप ना फॉरेन कंपनीज को भी आने दो। अब इस कमेटी के कहने पे प्राइवेट कंपनीज भी खुलने लगी, फॉरेन कंपनीज भी खुलने लगी, ठीक है। फिर वही हुआ, क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज हो गई। अब बहुत सारी कंपनीज होने की वजह से फिर क्या चाहिए, रेगुलेटर चाहिए, है ना, क्योंकि मुश्किल होता है थोड़ा ट्रस्ट करना सारी कंपनीज पे। देन 1999 में मतलब बहुत ज़्यादा प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज खुल चुकी थी। दैट्स वाई कि ना उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर आया, सो इरडा आया एज अ रेगुलेटर। इरडा एक्ट आया सबसे पहले, तो 1999 में इरडा एक्ट आया है और फिर ये एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ है अप्रैल 2000 में, ओके। तो हम बोलेंगे कि जो इरडा है, द इरडा वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज स्टैट्यूटरी बॉडी इन अप्रैल 2000। तो हमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब इरडा एक्ट है वो कब बना, तो हम कहेंगे एक्ट तो बना 1999 में, और जो ये इनकॉर्पोरेट हुआ यानी कि पूरी तरीके से बिल्डिंग वगैरह बन गई, इसमें मतलब पोजीशंस जो इनमें होती हैं उनको अपॉइंट वगैरह करना होता है, तो वो टोटली प्रॉपर काम में जो आई थी वो इनकॉर्पोरेट होना बोलते हैं उसको, 2000 में ये हुआ था, ठीक है। अब एक रेगुलेटर आने के बाद में बहुत सारी कंपनीज खुलने लगी, और भी प्राइवेट फॉरेन कंपनी दोनों टाइप की थी, तो जॉइंट वेंचर में खुलने लगी थी, ठीक है। यानी कि फॉरेन की कोई कंपनी है और अगर इंडिया में कोई कंपनी खोलना चाहती है तो वो ना यहाँ इंडिया की जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके साथ में जॉइंट वेंचर में खोल लेगी। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि उस टाइम पे जो कंपनीज थी, जैसे HDFC लाइफ 2000 में खुली, है ना, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 2000 में खुली, बजाज एलियांस, ठीक है, कोटक 2001 में खुली। अब ना इरडा ने क्या करा, एक कैप लगा दिया फॉरेन कंपनीज पे। क्या बोला कि दे आर अलाउड ओनरशिप ऑफ अप टू 26%, यानी कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी है और अगर वो इंडिया में आके अपना बिजनेस खोलना चाहती है तो वो खोलेगी तो जॉइंट वेंचर में, ये तो फिक्स था। और कितने परसेंट तक उसका हिस्सा हो सकता है, तो वो 26% तक हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे कोई फॉरेन कंपनी है इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर में आती है, तो उसमें इंडियन कंपनी का हिस्सा कितना होगा, इंडियन कंपनी का हिस्सा कितना होगा, 74%, ठीक है। तो 74% इंडियन कंपनी का और 26% यहाँ पे फॉरेन कंपनीज का, दोनों मिला के 100% होता है, और ये 100% जो टोटल ओनरशिप होती है वो दोनों का जॉइंट वेंचर में होता है, ठीक है। सो ये किया था अगस्त 2000 में। अब ये सब जो इरडा रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब रूल्स बना रही है, सो इसे कौन इतना हक देता है कि भाई आप है ना ये सारे रूल रेगुलेशंस इन कंपनी पे लगाओ, है ना। तो ये कौन रूल, ये सब रूल करने का हक इरडा को कौन देता है, तो वो देता है ये वाला सेक्शन, यानी कि सेक्शन 114A ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। ये सेक्शन और ये एक्ट इसके द्वारा दिए गए हैं इरडा रेगुलेटरी बॉडी को हक कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज पे मतलब रूल रेगुलेशन लगाना चाहते हैं, कि जिस तरीके से उनको कंट्रोल करना
कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्चुअली ये सब कुछ ना मैनेज नहीं हो रहा था। दैट्स वाई कि ना इंश्योरेंस एक्ट 1938 लेके आए। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हमसे तो होगा नहीं, अब एक रेगुलेटरी बॉडी लाना पड़ेगा। देन आगे पावर्स एंड जो भी पावर्स होते हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इरडा को दे दिया गया था, ठीक है। अब 2002 में बोला कि जो जीआईसी के अंडर में 4 कंपनीज है उनको रखा था 2000 में, उनको अब फिर से फ्री कर दो। अब ये क्या है, अब 1972 के अंदर जब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया तो मैंने क्या बताया था कि 107 कंपनीज को एब्जॉर्ब किया था उसने और टोटल 4 कंपनीज बन गई थी, ठीक है। तो वो चारों कंपनीज को किसके अंडर में दे दिया गया था, जीआईसी के अंडर में दे दिया गया था। तो जो जीआईसी 1972 में बनी थी, अब 2002 में ये बोला गया कि अब इनको फिर से फ्री कर दो, इन चारों कंपनीज को फिर से फ्री कर दो। अब आगे जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था ना, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2015 के अंदर, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस किए गए। अब ये ना ऐसे कंटिन्यू मैं 1 2 3 करके बताती जाऊंगी कि जो 2015 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था 1938 वाले एक्ट में वो क्या क्या थे। तो ना ये बोला गया कि जो एफडीआई कैप है, जो पिछला अभी मैंने बताया था ना कि भाई फॉरेन कंपनीज को बोला कि आप लोग सिर्फ 26% तक की हिस्सेदारी रख के ही आप लोग जॉइंट वेंचर में यहाँ पे कंपनीज खोल सकते हैं। तो जो ये एफडीआई कैप है, एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एफडीआई कैप जो 26% था इसको बढ़ा करके 49% कर दिया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब से अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना इंश्योरेंस बिजनेस खोलना चाहती है तो उसमें 49% हिस्सा तो तक मैक्सिमम हिस्सा मतलब फॉरेन कंपनीज रख सकती हैं अपना, और बाकी का जो 51% होगा वो किसका होगा, इंडियन कंपनीज का होगा जॉइंट वेंचर में, ठीक है। तो इस वाले एक्ट का नाम हम क्या बोलेंगे जो 15 में हुआ उसको, द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसमें एफडीआई कैप इस एक्ट के तहत जो है वो 26% से बढ़ा करके 49% कर दिया गया था एफडीआई के लिए, मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट जो किया गया उसमें ये बोला गया कि जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, ठीक है, जो कि नेशनलाइजेशन जिसका हुआ था 1972 में, और जो 4 कंपनियां थीं जो कि जीआईसी के अंडर में थीं, उनको 2002 में फिर से बोला गया कि आप अब क्या कर दीजिए, उन चारों कंपनीज को फिर से फ्री कर दीजिए। ये कंपनीज पूरी तरीके से सरकारी थी उस टाइम पे, यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा उसमें कितना था, 100% था। ये जो चारों कंपनियां जो थी ना, 107 मिलके 4 कंपनीज बनी, इन चारों के अंदर टोटल 100% हिस्सा किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और अब ये बोला गया कि जो ये 100% उस वक्त पे गवर्नमेंट का हिस्सा था, अब एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग ये वाली रिक्वायरमेंट अब इतनी ज़रूरी नहीं है, यानी कि अब गवर्नमेंट का हिस्सा 100% की जगह पे 51% होगा। यानी कि अब ये जो 4 कंपनीज थी, NIC, NIACL, OIC, UIICL, इन चारों कंपनीज में गवर्नमेंट का हिस्सा 100% होना ज़रूरी नहीं था, यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा 51% तक कर दिया गया। आगे 2015 वाले एक्ट में क्या किया गया कि जो कंज्यूमर वेलफेयर को सुनिश्चित करने वाला जो पेनल्टी होता है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो कैसे क्या पेनल्टी होती है, तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी धोखा करती है तो पहले इस 2015 के एक्ट से पहले क्या था कि 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी होगा, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो है अब पेनल्टी 25 करोड़ रुपीस होगी। चौथा जो अमेंडमेंट हुआ है 2015 वाले एक्ट में, उसमें ये बोला गया कि अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हैं तो अब आपको 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अब 2015 के एक्ट में जो 5वां अमेंडमेंट हुआ उसमें ये बोला गया कि अगर इंडिया की कोई प्रॉपर्टी है और अगर फॉरेन की जो कंपनी है वो इंडिया की प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करना चाहती है तो उसके लिए जैसे कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन ज़रूरी होता था, तो अब किसकी ज़रूरत होगी परमिशन की, इरडा की परमिशन की ज़रूरत होगी। उसके बाद ही फॉरेन कंपनी इंडिया के प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, इंश्योर्ड कर सकती है। अब 6th अमेंडमेंट क्या है, री इंश्योरेंस बिजनेस को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। अब ये री इंश्योरेंस क्या होता है, अच्छा चलो इंश्योरेंस क्या होता है,
इंश्योरेंस होता है एक ऐसी व्यवस्था जो मतलब आप थोड़ा सा अमाउंट देख के, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट किसी कंपनी को अपना रेगुलर बेस पे दे करके अपने आप को या अपनी चीज़ों को सुरक्षित करते हो, ठीक है। यानी कि उनका जब डैमेज हो जाता है, जब वो चीज़ें टूट जाती हैं, अगर लाइफ का कराते हो, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद में आपको सुरक्षा मिलती है, यानी उसके थोड़े से प्रीमियम के बेस पे आपको कई सारा ज़्यादा पैसा आपको बाद में मिलता है। ये इंश्योरेंस होता है। अब ये री इंश्योरेंस क्या है, तो ना जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क को कम करने के लिए दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास में चली जाती है और प्रीमियम को उसके साथ शेयर करती है, तो उसको हम री इंश्योरेंस कहते हैं। अच्छा चलो एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई इंसान है, कोई पर्सन ए है, उसने बोला क्या, उसने ना एक घर बनाया, मान लो 25 करोड़ का घर बनाया। अब उसने सोचा भाई 25 करोड़ का घर है, कोई टूट गया, बाढ़ आ गई, टूट गया, कुछ भी हो गया, घर डैमेज हो गया, तो फिर तो लॉस हो जाएगा, क्या करूं। तो उसने सोचा कि मैं ना अपना इंश्योरेंस करा लेता हूं, तो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, 25 करोड़ का इंश्योरेंस करा लेता है, ठीक है। अब जो वो जिस कंपनी के पास गया है, वो कंपनी सोचती है भाई 25 करोड़ मेरे लिए बड़ा अमाउंट है, तो क्यों ना मैं इस रिस्क को शेयर कर लूं किसी और कंपनी के साथ। तो वो कंपनी किसी और कंपनी के पास जाती है और वो बोलती है कि भाई थोड़ा प्रीमियम तुम मतलब मैं शेयर कर लो और थोड़ा रिस्क को डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे करके ना आपस में शेयर कर लेते हैं प्रीमियम और रिस्क को, ठीक है। तो ये होता है री इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनी जब दूसरे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के पास जाके आपस में शेयर कर लेती है प्रीमियम और रिस्क को, तो उसको हम री इंश्योरेंस कहते हैं। और ना साथ में ये बोला गया था 2015 वाले एक्ट में कि ये जो कंपनीज जो मतलब प्रीमियम और डैमेज को जो शेयर करती हैं, ये 100% नहीं कर सकती। यानी कि देखो, उस पर्सन ने अगर 25 करोड़ का जिस भी कंपनी के पास में इंश्योरेंस कराया, वो कंपनी पूरा 25 करोड़ अगली इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोल सकती कि आप इसका पूरा प्रीमियम शेयर रख लो या पूरा डैमेज आप भरना बाद में, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ रेशियो में होगा और वो रेशियो उन पर डिपेंड करता है वो कितना रखना चाहते हैं, लेकिन 100% री इंश्योरेंस जो है पॉसिबल नहीं था। अब देखो, जो मैंने अभी हिंदी में समझाया है, ये चीज़ पूरा प्रॉपर तरीके से कैसे क्या लिखी हुई है, मैं आप लोगों को एक बार इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ। द अमेंडमेंट लॉ इनेबल्स फॉरेन री इंश्योरर्स टू सेट अप branches in India and defines reinsurance to mean the insurance of part of one insurer's risk by another insurer who accepts the risk for a mutually acceptable premium and thereby excludes the possibility of 100% ceding of risk to a reinsurer, which could lead to companies acting as front companies for other insurers। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है अ पार्ट ऑफ इंश्योरर्स रिस्क। ओके, सो इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क का एक पार्ट ही दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को दे सकती है, पूरा 100% नहीं दे सकती है। अब अगर इस बात से, किस बात से, कि भाई 100% आप अपना पूरा रिस्क डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी, तो इस बात से माना कि अगर इरडा ने ये वाला डिसीजन दिया, अब इस इरडा के डिसीजन से ना कोई इंश्योरेंस कंपनी खुश नहीं है, या कोई स्टॉक ब्रोकर खुश नहीं है, या कोई इंश्योरेंस मार्केटिंग कंपनी खुश नहीं है, या कोई पॉलिसी होल्डर खुश नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, है ना। तो नेक्स्ट बात फिर 7th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि अगर आप इरडा के डिसीजन से खुश नहीं हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। अब 2021 का अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब इस एक्ट के तहत फिर से एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया। अब आप लोग सोचेंगे कितना कन्फ्यूज़न है। सो फाइनली अगर अपन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि हमारा जो एफडीआई लिमिट है इंडिया में वो क्या है, तो वो 74% है। यानी कि 2000 का जब अमेंडमेंट हुआ था तब उसमें बोला गया था कि एफडीआई लिमिट 26% है, 2015 का अमेंडमेंट हुआ तो बोला 49% है। अब जो 2021 का अमेंडमेंट हुआ है उसमें बोला गया है कि एफडीआई लिमिट जो है वो 74% होगा। यानी कि
अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहती है, कोई कंपनी लगाना चाहती है, तो अपना मैक्सिमम जो शेयर रख सकती है, मतलब हिस्सा अपना रख सकती है, वो 74% है, और इंडियन कंपनी का जो हिस्सा होगा वो 26% होगा। ओके। 2021 वाला जो ये अमेंडमेंट आया है ना, अब द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके अंदर और अब क्या नई बात बोली गई कि जो पिछला एक्ट था 2015 वाला, उसमें क्या बोला था कि जीआईसी के अंडर आने वाली जो 4 कंपनीज है ना, उसमें हिस्सा कितना रहेगा, 51% रहेगा, है ना। क्योंकि उससे पहले क्या था कि 100% था गवर्नमेंट का हिस्सा, उसको 2015 वाले एक्ट में बोला कि 51% करेंगे, और अब 2021 वाले एक्ट में बोला है ये 51% वाले जो बात है ये भी अब हटा दिया जाएगा। यानी अब कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में 51% हिस्सा लेना ही है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट अब जो है 2021 वाले अमेंडमेंट में हटा दिया गया, ठीक है। देन ताकि ये एक्चुअली ये क्यों किया, ताकि ना इजीली प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। अब 2019 में ना एक और काम किया था, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जो होते हैं ना, उनमें मतलब जो एफडीआई का जो लिमिट है वो 100% अलाउ कर दिया था। एक्चुअली क्या होते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, तो मैं बताऊं आपको, तो इंश्योरेंस बेचने वाले लोग यानी कि कॉर्पोरेट एजेंट्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग कंपनीज हो सकती हैं, वेब पोर्टल्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो इनमें जो एफडीआई की लिमिट है वो 100% है। यानी कि अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर हमको ये पूछा जाता है सिंपली कि इंडिया में एफडीआई लिमिट कितना है, तो हम बोलेंगे 74%, ठीक है। लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, तो हमारा आंसर होगा 100%। और जो ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के अंदर जो ये 100% का जो लिमिट आया है ना, ये कब हुआ था, ये 5 जुलाई 2019 को हुआ था, जब निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच बोली थी। उसमें ना बोला था कि 49% से बढ़ा के 100% जो है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में लिमिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 100% जो अब हुआ है वो पहले कहीं 49% था, ठीक है। देन 2 दिसंबर 2019 में ये क्लियर इफेक्टिव हुआ, मतलब ये वाली बात पूरी तरीके से इफेक्टिव हुई कि जो एफडीआई लिमिट है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में वो 100% होगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इरडाई के बारे में बताऊंगी, जो रेगुलेटरी बॉडी है, ये कैसे काम करती है या क्या क्या इसके अंडर में रूल रेगुलेशंस ये कंट्रोल कर सकती है कंपनीज के ऊपर, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो जय श्री राम टू एवरीवन।